आज हमारे साथ रजनी बख्शी जी जुड़ी हुई हैं। रजनी बख्शी का नाम आप सब लोग उससे परिचित होंगे और आप सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स पे कमेंटेटर भी हैं, राइटर हैं, कई किताबों की लेखिका हैं और आपने गांधी जी पर और अहिंसा पर खास तौर पर काफी काम किया है। गेटवे हाउस की गांधी पीस फेलो रह चुकी हैं और महात्मा गांधी पर एक इनकी किताब बापू कुटी जर्नीज इन रीडिस्कवरी ऑफ गांधी ये भी पब्लिश हो चुकी है। आज हम गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर रजनी बख्शी से कुछ बातें करेंगे कि गांधी का रेलेवेंस आज के दौर में 2020 में क्या उतना नहीं है जितना गांधी के जीवन में था। रजनी जी, आपका स्वागत है। आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, उसके लिए शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि गांधी जी के जीवन को जब हम देखते हैं तो उसका सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर आपके ख्याल में क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति कैसे अपने भीतर झांक झांक कर और अपने भीतर जो बचपन से संस्कार होते हैं, कुछ उनके सीखे हुए बाद के, उनको निकाल कर कैसे वो अपने बहुत एक अद्भुत लक्ष्य पे पहुंच जाता है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर इसको मैं आपको डिटेल में बताऊं कि शायद ज्यादातर लोग जानते हैं कि पहले गांधी जी पढ़ने गए इंग्लैंड, फिर वो वापस आए और फिर उनको साउथ अफ्रीका में काम मिला। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उससे पहले यहाँ बंबई में जब उन्होंने वकालत करने की कोशिश की तो वो फेलियर यहाँ तक कि जब वो पहली बार यहाँ कोर्ट में बॉम्बे में खड़े हुए जज के सामने किसी का केस लेकर, जी, तो उनसे जबान नहीं खुली। उनको इतनी टेंशन, उनको इतनी नर्वसनेस हो गई। राजकोट में कोशिश करते हैं प्रैक्टिस खोलने की, तब भी नहीं हो पाती ज्यादातर कुछ खास। फिर ये इनको बाय चांस एक बुलावा आता है कि एक दोस्त के थ्रू कि एक असाइनमेंट थी खाली विशेष, ऐसा नहीं था कि आप हमेशा के लिए यहाँ आ जाइए साउथ अफ्रीका। ये व्यक्ति, हाँ, यहाँ से जब वो वहां जाते हैं और जिस काम के लिए गए थे उसके लिए उनको डरबन से प्रेटोरिया ट्रेन में बैठ के जाना था। फर्स्ट क्लास की उनके हाथ में टिकट थी और वो ट्रेन से गिराए जाते हैं। आप गांधी फिल्म अगर देखें तो ये सीन बहुत खूबसूरती से डिटेल में फिल्माया गया है और बहुत, मतलब वो आपको दिल को छूने वाले तरीके से उसको वो दर्शाया गया। अब आप सोचिए, ये अगर अपनी साधारणता पे ही रह जाते तो अगले दिन ये भाग के वापस आ जाते, क्योंकि उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको फिजिकली धक्के मारकर बाहर निकाला गया। ठंड थी, सारी रात ये अकेले उस ठंडे प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। इनका ओवरकोट भी इनके वो मेन सामान में था जो स्टेशन मास्टर ले गया, और इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार मैं अपना सूटकेस वापस ले लूं ताकि कम से कम उसमें से मैं ये व्यक्ति कैसे वहां बैठे बैठे भागने के बजाय ये निश्चय लेता है कि देखिए मुझे तो इस समस्या से लड़ना होगा। और मुझे लगता है इसके कारण दो तीन हैं। एक तो ये कि उन्होंने इसको पर्सनली नहीं लिया। उन्होंने ये देखा कि ना मेरा इस तरह से ह्यूमिलिएट होना कोई एक पर्सनल विशेष बात है, या ना उस आदमी का जिसने ऐसे बिहेव किया, जो मतलब गोरा आदमी था और उसने गोरेपन के आधार पे कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास में खाली गोरे लोग बैठ सकते हैं, इसके बल पे उसने उनको निकलवाया ना। तो ही फर्स्टली उन्होंने इसको डीपर्सनलाइज किया। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम ना उसकी ना मेरी है, ये तो कलर प्रेजुडिस एक मानव जाति पे कलंक है। जैसे बाद में आके फिर वो हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते हैं। तो दैट इज वन। दूसरा ये कि उनको ये बहुत एक इंस्टिंक्टिव लेवल पे ये बात समझ आई कि अगर मैं नाराजगी और रिजेंटमेंट पे अगर मैं अटका रहा तो कुछ नहीं होने वाला।
वो छोड़ूंगा तभी मैं किसी रचनात्मक कार्य के काबिल बनूंगा। अब ये हो सकता है कि ये ये ऐसे सोच के इन शब्दों में उनके दिमाग में ना आया हो, बट जो बट इतिहास बात में तो वही हुई, नतीजा निकला, बात वही हुई। हाँ, बात वो हुई क्योंकि इतिहास में फिर जो वो व्यक्ति जो बने वो इन्हीं चीजों के कारण, और फिर वो कदम कदम पे इसी बात को बिल्ड करते चले गए। सो मुझे लगता है सबसे बड़ा तो यही एग्जाम्पल या इंस्पिरेशन है कि कोई भी एक्चुअली ऑर्डिनरी होता ही नहीं है, हम सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज होती हैं। और देखिए इस बात को आजकल दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यंग लोगों में एक ये फीलिंग बैठ गई है कि जी लाइफ में या तो आप हीरो हैं, नहीं तो आप जीरो हैं। जीरो है। ऐसा होता नहीं है, ये रियलिटी नहीं होती। हर इंसान विशेष होता है, हर इंसान स्पेशल होता है, हर एक में किसी ना किसी रूप में, किसी अलग अलग क्षण में हीरो बनने की भी वो क्या काबिलियत रहती है, और वो व्यक्त भी होती है। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया का स्टेज उसे देखे। ठीक है, गांधी जी को जब हम की पूरी जीवन को देखते हैं और गांधी जी के कंटेम्पररीज में खुद भारत में बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, वेरी टॉल पर्सनालिटीज, और हमारा जो आजादी की लड़ाई थी उसमें उनका साथ देने वालों में एक पूरी गैलेक्सी है स्टार्स की, और ऐसे बड़े लोग हमको अब देखने शायद मिलते भी नहीं, उतनी उतनी हाइट के लोग और विचारों के लिहाज से, अपने कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। लेकिन गांधी जी में और बाकी लोगों में एक फर्क भी है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि पिछली सदी के उन पूरे 100 सालों को अगर आप देखें तो जितना बड़ा इन्फ्लुएंस भारत के लोगों पर और सारे क्रॉस सेक्शन पर, किसी फेथ के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, रीजन के लिहाज से, अगर आप किसी भी पैरामीटर में चेक करें तो जिस सिंगल मोस्ट पर्सनालिटी ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, आपके ख्याल में इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जो बने वो, तो इस इन्फ्लुएंस का के पीछे का बुनियादी कारण क्या है? कैसे वो इतना बड़ा एक आम आदमी से लेके आपने कहा इतने बड़े इन्फ्लुएंसर का रोल एज्यूम कर पाए? देखिए मुझे लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मानव जाति के कुछ बहुत बुनियादी सत्य जो हैं उनको एक तो बहुत बारीकी से उन्होंने समझा, उन सत्यों को उन्होंने जिया, और उसके बेसिस पे उन्होंने इतिहास को बदलने की कोशिश की। वो कहीं उन्होंने एक जगह कहा है, हाँ उनसे किसी ने कहा, मैं याद नहीं है कि आचार्य कृपलानी ने कहा या किसी ने कहा, उनके यही जो आप कह रहे हैं बहुत ऊंचे और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के जो उनके साथी थे, कि बापू ऐसा तो इतिहास में कभी हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा उससे हमारा क्या लेना देना, हमारा तो लक्ष्य है कि हम नया किस्म का इतिहास बनाएंगे। और ये इसलिए आरिफ भाई कि उनको एक बहुत बेसिक बात जीवन में समझ आई, जो बहुत कम लीडर्स को समझ आती है या कम से कम कहते नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो इतिहास पढ़ने वाले आपको बोलते हैं कि मार काट ही मानव जाति का इतिहास है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो क्यों आपको ऐसे लगता है क्योंकि इतिहास खाली कौन सा राजा बना, कौन सा राजा खत्म हुआ, कौन सी लड़ाई कब हुई, उसमें कौन हारा कौन जीता, आपको ये बता, खाली इसमें इतिहासकारों का रुचि रहती है। इन्हीं चीजों को उन्होंने नोट किया और इन पे लिखा, इसलिए आपको लगता है कि यही इतिहास, जो 20 साल युद्धों के बीच में जो विराम आया, जो कई बार 100 साल लोग शांति में जिए अलग अलग दुनिया के कोनों में, उस पर कोई लिखता नहीं, उसको आप इतिहास मानते नहीं। उसको तो हाईलाइट बिल्कुल किया नहीं जाता। हाँ, तो उनका कहना था कि एक्चुअली ये जो लड़ाइयां और मार काट जो है, दीज आर ब्रेक्स इन व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये एक बड़ा अनोखा दृष्टिकोण था, खासकर उस समय जब पश्चिमी सभ्यता का पूरा जो है दुनिया भर पे डोमिनेशन था, और जो
पश्चिमी सभ्यता में भी जो मिथिक कॉन्शियसनेस है उसको लोग भूल चुके थे। अगर आप मिथिक कॉन्शियसनेस के लिहाज से देखें तो ये आपको समझ आता है कि ह्यूमन डेस्टिनी इज टू रेजिस्ट एंड ओवरकम वायलेंस। तो जी इसलिए बिल्कुल। ये इस बात को समझना और इस बात को इतनी बारीकी से देखना और फिर उस पे अपना सारा कार्य पद्धति को बनाना, मुझे लगता है ये कारण है कि आइंस्टाइन से लेकर साधारण से साधारण किसान चंपारण का उनको खोजता चला आया। चार्ली चैपलिन जो कि इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने खास गांधी जी से मुलाकात मांगी। और अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी हो, मुझे लगता है मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न ये टाइम्स। बहुत कुछ, जी जी, बहुत जी, इन्फ्लुएंस है बहुत उसमें। बहुत ऐसे मनाजिर हैं जो रुला देने जी वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने अभी जिक्र किया कि असल में ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का जो शाइनिंग फीचर है वो नॉन वायलेंस है। वो कभी कभी लड़ते भी हैं, भयानक लड़ाइयां भी की, लेकिन ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही इंसानियत है। तो ये जो नॉन वायलेंस है और नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को लोगों के सामने एक दफा फिर, मैं एक दफा फिर इसलिए कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट गांधी का इन्वेंशन नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन गांधी जी ने इसको इतनी खूबी के साथ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पब्लिक मूवमेंट का फीचर बना के लोगों के दिमागों में बिठाया और प्रैक्टिकली उसको बरता और उसको चलाने की कोशिश की। ये नॉन वायलेंस एक तरह से इसका कंटिन्यूएशन हमेशा चलते रहना चाहिए और हमेशा चलेगा इस कंसेप्ट का। आज के दौर में हमको इस अहिंसा की या इस नॉन वायलेंट अप्रोच की अपनी पर्सनल लाइफ्स में और अपनी कलेक्टिव लाइफ्स में बहुत ज्यादा जरूरत है, ये आप भी मानती होंगी। जी बिल्कुल। और इसी का कारण मैंने अभी ये 30 जनवरी इस साल 2020 में मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम ही है अहिंसा कॉन्वर्सेशंस। और इसमें हमारा लक्ष्य ये है कि विभिन्न प्रकार की आवाजों को सुनते चले जाएं लगातार, जो हिंसा और अहिंसा दोनों बातों को मिलकर देख रही हैं। बट ऑफ कोर्स हमारा लक्ष्य ये है कि हम अहिंसा की संभावना को टटोलते जाएं, उसको एक्सप्लोर करते जाएं, उसकी बारीकियों को अलग अलग तरह से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करें। और ये बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं वो एक्टिविस्ट हैं, बट सब एक्टिविस्ट नहीं हैं। कुछ लोग दार्शनिक हैं, कुछ लोग आगे जाके साइकोलॉजिस्ट होंगे। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं जो बहुत कम उजागर होती है। क्या हुआ कि ये डार्विन के को बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया मानव इतिहास में, और गांधी जी के समय में ये बड़ी प्रख्यात, या ये कहें कि इट वाज ए कॉमनली एक्सेप्टेड थियोरी कि जी इट वाज कॉल्ड किलर एप थियोरी। उसमें ये माना जाता था कि क्योंकि हमारे पूर्वज जिन जिन बिकॉज एप्स में भी तो बड़े वैरायटी है, तो वो कौन से एप थे जो हमारे मतलब जो हमारे पूर्वज बने और हम ठीक मानव है। जाति का फिर वो उत्थान हुआ। तो ये माना जाता था कि जो एप ज्यादा खूंखार था, जिसमें ज्यादा मारने और काटने की ताकत थी, वो मानव बना। हाँ, क्योंकि वो सरवाइव किया, ऐसी क्योंकि थियरी उसने थी, ये ऐसा माना। समझते हैं ओके। हम। गांधी जी इंस्टिंक्टिवली जानते थे कि ये सच नहीं हो सकता। पिछले 70 साल में, गांधी जी के जाने के बाद के ये पिछले 70 साल में विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिन्स में और मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक रिसर्च से अब ये क्लियर हो गया है कि ये दिस इज ओनली वन। हमारे पूर्वजों में हिंसा की कैपेबिलिटी थी डेफिनेटली, बट दैट मे नॉट बी व्हाई दे डोमिनेटेड। और अब जो रिसर्च हुई है उसमें ये निकल के आ रहा है कि हमारे दिमाग में जो कैपेबिलिटीज हैं कोऑपरेशन की, क्रिएटिव डायलॉग की, बातचीत से बात को हल करने की, और म्यूचुअल डिपेंडेंस की। इंसान जो है
वो बहुत, देखिए हम, आप जानते हैं कि ये हमारी स्पीशीज का ही बच्चा है जिसको कितने लंबे अरसे तक परवरिश चाहिए होती है। अगर आप हमारे आगे पीछे हाँ के बिल्कुल मैमल्स में बिल्कुल, मैं देखिए, समझता हूँ। बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, ये बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मुश्किल से हफ्ते लगते हैं, और वो फिर अपने आप कुछ ना कुछ अपना गुजारा कर लेता है वो प्राणी। मानव जाति का ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स कि हम में फंडामेंटली नर्चरिंग की कैपेबिलिटी आई, इसीलिए हमारी स्पीशीज इतना बढ़ पाई। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, मार्गरेट मीड जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट रही, उनसे किसी ने पूछा कि मैडम सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, थिंकिंग कि वो कहेंगी जब हमने आग को संभालना सीख लिया, या जब हमने पहिया बना लिया, या कुछ ऐसा, या जब हमने इमारत बनानी सीख ली। शी सेड नो, she said, I find evidence of beginning of civilization in those bones which we find, ancient bones which have healed. Oh really? इसका why? Because she is saying कि it means कि आज से लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, ऐसा एक कोई टाइम आया जब हम, जो आदमी गिर गया, जो दौड़ में या जो चोट के किसी हादसे के कारण जिसको चोट आई, उसको हमने रुक के उसकी देखभाल की और उसकी उस हड्डी को हील होने दिया, और फिर वो और जिंदा रहा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जी बहुत और ये बहुत नॉन वायलेंस, जी जी, ये नॉन वायलेंस नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नॉन वायलेंस को की बात को हम थोड़ा सा आसान करके आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि इस सब के बावजूद जो एक हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर जो मुसलसल कंटिन्यूअस एक्सटर्नल अटैक्स होते रहते हैं, जो हमको एजिटेट करते हैं, और ऐसा भी होता है कि वो एजिटेशन अनजस्टिफाइड होता है, और ऐसा भी होता है कि वो एजिटेशन जस्टिफाइड होता है, क्योंकि गुस्सा तो हमारे नेचर में है। लेकिन इस गुस्से का ट्रांसफॉर्मेशन वो वायलेंस में ना होने पाए, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गांधी ने दिया। वो जो मशहूर वाकया है, एक पुलिस स्टेशन को चोरा चोरी शायद उसको जला दिया, वो सबके सब तो फ्रीडम फाइटर्स ही थे कहना चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने जला दिया, एक बड़े एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व हुए, गांधी जी ने वो टर्मिनेट कर दिया अपना थोड़े से टाइम के लिए अपनी उस तहरीक को, और लोगों से नाराजगी का इजहार किया, व्रत रखा। कहने का मतलब ये है कि हम ये समझ में आ रहा है कि हर वक्त डायलॉग की पॉसिबिलिटी है, और इसके साथ एक दूसरा पहलू गांधी जी के जीवन में ये है कि हम इनजस्टिस को कबूल न करें, अहिंसा के साथ हम खड़े हों, सच को बोलते रहें, क्योंकि सत्य जो है ना वो एक बहुत बड़ी वैल्यू थी जिसके अतराफ उनका सारा काम हमको घूमता हुआ दिखता है। इसी के साथ मोरल एक हाई मोरालिटी। आप देखें कि वो गए इंग्लिस्तान, तो कोई जरूरत नहीं थी, ये बहुत समझ में आने वाली बात है कि जब आपको ठंडी लगती है, सर्दी महसूस होती है, तो आपने गर्म कपड़े पहन लिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन लोगों को समझाने के लिए कि मेरे मुल्क के करोड़ों लोगों के पास इतने दो कपड़े भी नहीं है, वो प्रैक्टिकली दो कपड़े ठंडी में पहन के गए ताकि अंग्रेजों की बात समझ में आए। मुझे नहीं लगता कि कोई और लीडर उनके जमाने का, अगर रैशनली सोचे तो इसको कहने वाले बेवकूफी भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अकलमंदी की बात थी। आप एग्री करती होंगी? नहीं, वो तो है ही, इट वाज वेरी रेयर काइंड ऑफ रिजॉल्व। लेकिन मुझे लगता है कि उसके कारण हम ये ना सोच बैठे कि खाली महात्मा ऐसे काम कर पाते हैं। मैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बताऊं, देखिए स्केल की बात है, मे बी नॉट ऑन सच ए ड्रामेटिक स्केल, बट अलग अलग तरह से मैं कई लोगों में देखती हूँ कि ये इस किस्म की कैपेबिलिटीज होती हैं और वो एवरीडे लाइफ में एक्सप्रेस होती हैं। जी
तो ये जरूरी, अब उससे क्या होता है कि वो एवरीडे लाइफ की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनसे इतिहास नहीं बनता, पर वो इसलिए क्योंकि इतिहास को हम ऐसी रोजमर्रा की घटनाओं से जोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो समाज है, जो समाज की जो क्या कहते हैं पल्स है, उसमें ये एनर्जीज कायम रहती हैं और वो अलग अलग रूप से व्यक्त होती हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ऑपोजिट एनर्जीज नहीं होती, ऑफ कोर्स वो तो होती ही हैं, लेकिन उतना, मतलब ये एवरेस्ट जैसा जो रिजॉल्व और विल पावर जो गांधी जी की थी, ये जरूरी नहीं है कि हम सब में वो उतना एवरेस्ट जितना विल पावर और सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन हो। जिस भी लेवल पे है आप उसको भी एक्सप्लोर करें, तो हम सब मतलब अपनी लाइफ में उसको भी एक्सप्लोर करें तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। हम एंड ऑल्सो एक बात मैं आपको जोड़ू कि जी यू नो वाई उनके, हाँ उनके लिए क्यों ये बहुत बड़ी बात बन गई दुनिया के लिए, मतलब उनका ऐसा करना बड़ी जी बात इसलिए बनी क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कभी नहीं गया। जी जैसे कि आप ये मतलब ये बड़ा फेमस वाक्य है, बट इफ यू विल अलाउ आई विल रिपीट इट हियर, कि वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट से पूछा आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे इतने बड़े राजा महाराजा है हमारा इंपीरियल किंग, आप उसको मिलने जा रहे हैं ये ऐसे धोती और ये एक गमछा उठाए हुए। तो गांधी जी कहते हैं नो, ही विल बी वेयरिंग इनफ क्लोथ्स फॉर बोथ ऑफ अस। जी जी, बड़ी बड़ा जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम याद कर रहे हैं महात्मा गांधी को, और हमारी इन बातों को करने का हमारा मकसद भी ये है कि हमारे अपने अंदर जो इस किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं या ऐसा कुछ करने का जज्बा पैदा होता है, वो जज्बा थोड़ा स्ट्रांग हो, उसकी थोड़ी सी पॉलिश हो जाए इस तरह की बातों को करने में, और हम लगे रहें अपने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें। बहुत लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। स्केल का आपने जिक्र किया, ये बात सही है। मैं अब आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि गांधी जी ने काम को बहुत आसान तरीके से करना या छोटी चीजों पर ध्यान देना, जिनको कि हम छोटे समझते हैं। गांधी जी के फ्रेम ऑफ थॉट्स में गांवों की बड़ी अहमियत थी, किसानों की बड़ी अहमियत थी, उन लोगों की बड़ी अहमियत थी जिनको समाज ने धुतकार दिया, जिनको समाज में दर्जा नहीं मिला, उन्होंने उनका नाम भी दिया, और उनको ऊपर लाने के लिए बहुत कुछ कोशिश की। आज देखते हैं गांधी के बाद कि हम एक, और खास तौर पे आज कि उन्होंने हमको खादी का कंसेप्ट दिया कि इकोनॉमी भारत में लोकल इकोनॉमी और लोकलाइज्ड इकोनॉमी, स्वदेशी का कंसेप्ट दिया और उस तरफ लोगों को ले जाने की कोशिश की। बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो बहुत कीमती कपड़े अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने अपने कीमती कपड़ों को छोड़कर खद्दर के कपड़े पहनने शुरू किए। ठीक है, भारत आज वैसा नहीं है जैसा कि गांधी छोड़ के गए थे। फिर भी आज अगर दूसरी तरफ से देखें तो आज भी इस बंबई शहर के 100 किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मेलन्यूरिश्ड चिल्ड्रन मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग भूखे हैं। और पूरी हिंदुस्तान में देखें तो भी हम ये देखते हैं कि सारी इस इकोनॉमी की सारी बाहर के, इस वक्त तो जीडीपी डाउन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी ठीक नहीं है। लेकिन हमने देखे बहुत बुरे मंजर देखे इस कोविड के क्राइसिस में, लोगों को भूखे रहते हुए, मीलों पैदल चलते हुए, और ये सारा इसलिए था कि एक सिस्टम बना हुआ नहीं है, या अगर सिस्टम है तो इफेक्ट में नहीं है। मैं आसान जबान में आपसे पूछना चाहूंगा, आपने काम किया है इस सब्जेक्ट पर, इकोनॉमी पर, आप सारे इस सूरत हाल को गांधी के हिंदुस्तान में जो आज पैदा हुई है, जिसमें आज भी किसानों के साथ, गरीबों के साथ, दलितों के साथ बेसिक लिवलीहुड की फैसिलिटीज नहीं दिखाई देती, और दूसरे ग्रुप्स के साथ में, तो ये सब आप कैसे देखती हैं? बहुत बड़ा सवाल है और इस पे तो कई घंटों क्या दिनों बात हो सकती है। संक्षिप्त में
देखिए, अब लोग कहते हैं आज के जमाने में कि अरे यार ये तो बात अब पुरानी होगी, अब चरखे की बात करने से क्या फायदा, या खाली गांव का सोचने से क्या फायदा, ये तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो अगर आप बहुत के लिटरल सेंस में गांधी जी की बातों को अप्लाई करेंगे तभी ऐसा लगेगा। उसके पीछे जो सार तत्व था उसको हम समझे। तो चरखे के पीछे देखिए, इट्स ए बोथ ए सिंबल एंड ए लिटरल थिंग कि इंसान अपने बलबूते पर लोकल जो भी औजार हैं, लोकल जितना हो सकता है, अपनी मेन जो जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 5 चीजों का हम ऐसा इंतजाम करें कि दुनिया में उथल पुथल हो जाए तो हमारी रोटी ना बंद हो। ये बेसिक बात है। और हमें अपने स्वास्थ्य के लिए लोकल जो हमारे औजार हैं उनके बेसिक, अब ठीक है किसी को ब्रेन सर्जरी चाहिए हो अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए अगर आपको झुमरी तलैया से बंबई आना पड़े वो एक अलग परिस्थिति है, बट दैट इज अ वेरी रेयर सिचुएशन। तो मेन बात जो है ये इस तरह से सेल्फ रिलायंस, नॉट सेल्फ सफिशिएंसी, ये दुनिया को दरवाजे बंद करके रहने वाली बात नहीं है, बट के अपने, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मे बी दैट विल इलस्ट्रेट रादर देन टॉकिंग प्लीज। इन जनरल टर्म्स। हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन की इनोवेशन की है, ये पिछले 10, 15, 20 साल की बात है, जो कॉटन, जो किसान के खेत में जो कॉटन होता है, देखिए ये जो जिस किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन के गांधी जी खिलाफ थे, वो क्या करती है, वो पहले तो उस कॉटन को फार्मर से खरीद के बड़ी टाइट बेल्स में पैक करती है, वो ऐसे टाइट टाइट टाइट, फिर वो बड़ी दूर दरार जाते हैं, वहां फिर उन बेल्स को खोलने की बड़ी मेहनत होती है, उसमें भरपूर बिजली लगती है, फिर उसकी मशीनों में जाके प्रोसेसिंग होती है और फिर जाके वो कपड़ा बनता है। तो हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड स्पिनिंग ट्रस्ट बनाया। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने ऐसी एक मशीन बनाई है जिसमें सीधा खेत से कॉटन, कपास उस मशीन में जा सकता है और दूसरी तरफ वो निकल उस फॉर्म में निकलता है, क्योंकि आपको पता है कॉटन को प्रोसेस करना पड़ता है, जी उसमें जी मैल जी। होता है, उसमें बीज होते हैं, ये सब कर करा के चरखे या इवन इलेक्ट्रॉनिक चरखे पे लगने के लिए तैयार, वो आपको, उसको पुन्नी कहते हैं, वो जो आपने कई बार फोटो में देखा होगा, ऐसे एक लंबा सा कॉटन का बंडल होता है जिससे वो आप स्पिन। अच्छा, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप हैंड स्पिनिंग ही करें, बट अगर आप, इसीलिए तो अंबर चरखा निकाला खादी वालों ने। जी अंबर चरखा इज ए लोकल स्पिनिंग, लेकिन इट यूजेस बिजली। तो ये जो है ना, इसका मैं आपको एक और एरिया में अब आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज के जमाने में आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा खतरा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अब बिजली के तो हमको आदत हो गई है, ये तो अब संभव नहीं है कि अब हम सब लोग कहें अच्छा चलो बिजली के बगैर जी लेंगे, आप और मैं बिजली के कारण ही तो ऐसे बात कर पा रहे हैं। जी। तो डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी इज टुडेज इक्विवेलेंट ऑफ चरखा, और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि गांव गांव में, बस्ती बस्ती में, घर घर में हम अपनी ऊर्जा खुद बना सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको कभी कभी दूर से लेनी पड़े, you may also need a connection with the grid for certain emergency situations, बारिश हो गई, बहुत दिन सूरज नहीं निकला, या अगर आपकी विंड मिल है तो वो हवा नहीं चली, all kinds of solutions can be found अगर विल हो। हमें विल चाहिए कि कैसे, 2-3 पॉइंट है खाली, मैं इसको संक्षेप में करने के लिए। जो लास्ट मैन है, जिसे गांधी जी कहते थे ना दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण को अगर सक्षम और खुशहाल बनना है तो वो अपने लिए क्या कर सकता है, उसके लिए फैसिलिटेशन के क्या औजार हैं, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी अपनी मेहनत, उसका अपना आत्म बल जो है वो कैसे उभर सकता है,
उसके लिए साधन बनाइए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो उसको दबाने वाली ताकतें हैं, जो उसकी वर्क एनर्जी, उसकी इनिशिएटिव, उसके हुनर को कुचलने वाली जो ताकतें हैं, उनको आप मैनेज करिए, उनको रोकिए कि वो उसकी इस ताकत को कुचले नहीं, या कम से कम उसके रास्ते में रुकावट ना बने। तो देन वेरी मेनी थिंग्स आर पॉसिबल। एंड देखिए, माइक्रो सेंस में ये काफी जगह हुआ भी है, ऐसा नहीं है, बट मैक्रो पिक्चर जो है पूरे देश की, जब हम एक बड़े वो सैटेलाइट से जब हम देखते हैं, तो इट इज ग्रिम। बहुत खराब है। मैं अब आखिरी पड़ाव पर हमारे प्रोग्राम के इस पर आता हूं कि हम देखते हैं कि चारों तरफ, खास तौर पर हमारे यंगस्टर्स में खास तौर पर, और ऐसे सब लोगों में हम देखते हैं कि एक एक नफरत का माहौल है, एक नफरत का माहौल है। और हम, ऐसा भी नहीं है एक समुदाय का दूसरे समुदाय के लिए है, एक कास्ट का दूसरी कास्ट के लिए, एक भाषा बोलने वाले का दूसरी भाषा बोलने वाले का, और सबसे नुमाया जो चीज दिखती है वो हिंदू का मुसलमान और मुसलमान का हिंदू के लिए, जिसका कि एक्सप्रेशन हम सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इतना ज्यादा देखते हैं कि अब हर एक ये समझने लगा है कि इसका अब ये पारा सर से ऊंचा हो चुका है। इतनी सारी नफरत के साथ इतना सारा जब बारूद जमा हो, जो किसी भी लम्हे फट सकता हो, किसी भी लम्हे धमाका कर सकता हो, इसके साथ हम लंबा अरसा नहीं चल सकते। हमको इन चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, हमको इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। इस कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आज अगर ये सारा जो सोशल मीडिया पे सब कुछ हम देखते हैं, जिस किस्म की जुबान देखते हैं, और फिर उसके नतीजे में जो चीजें हमको समाज में होती हुई दिखाई देती हैं, घरों में आपस में रिलेशंस के टेंस होने से लेके तो पॉलिटिकल अरेना में पार्लियामेंट तक, वो सारे उस नफरत का एक्शन हम देखते हैं, एक्शन के रूप में हम देखते हैं। हमको इस नफरत को कम करना होगा। गांधी ने हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, और ये दो हिंदू मुस्लिम तो एक सांकेतिक शब्द है, रिलीजियस कम्युनिटीज को और हर तरह की कम्युनिटीज को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की। आज अगर गांधी होते इस सोशल मीडिया के दौर में, तो गांधी का के क्या कदम होते कि बच्चों को इस नफरत भरी जुबान से दूर रखें और बड़ों को इसकी ताकीद करें कि इस नफरत को समाज से दूर करें। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि नफरत का माहौल तब बनता है जब हम खुद अपने आप से कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। जो इंसान अंदर से शांति में है, जो खुद अपने अस्तित्व से कम किसी संतुलन के परिस्थिति में है, वो बहुत आसानी से घृणा का शिकार नहीं होता। तो वो गाना था ना एक हिंदी फिल्म में, इस शहर में हर शख्स इतना परेशान सा क्यों है। तो पहले तो वो हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बहुत कारण है। देखिए, ये जो मॉडर्न लाइफ की जो स्पीड है, वो मानव मानस को, मतलब इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, ह्यूमन इमोशंस को ऐसा ट्विस्ट कर रही है, इतना लोगों को बेचैनी की तरफ धकेल रही है कि उस बेचैनी के कारण आप ये घृणा और हेट और ये सब एनिमोसिटी का आप एक्सप्लोजन देख रहे हैं। और उसको फिर किसी भी समय में देखिए, ऐसे तो पक्ष रहते ही हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं, क्योंकि उनका फायदा होता है अगर ज्यादा लोग एक दूसरे को हेट करें। अब ये फायदा करवाने वाले दो किस्म के होते हैं, एक तो जिनका कोई पॉलिटिकल मोटिव है, पर अभी जो ये आप दौर देख रहे हैं, जिसको आपने इतनी डिटेल में बताया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है, डॉक्यूमेंट्री है, सोशल डिलेमा, दी सोशल डिलेमा। जी जी। तो उसमें इंटरव्यूज हैं यही उन्हीं लोगों के जिन्होंने ये आपका सारा सोशल मीडिया बनाया, उसकी मतलब उसके जो टेक्नोलॉजी के कंपनीज में काम करते रहे, और वो आपको बड़ी डिटेल में बता रहे हैं कि भाई लोगों को लड़वाने में प्रॉफिट है,
अगर आप और मैं हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू मम्मी ठीक है ना, इतना मैसेज अगर हम दिन भर में भेजें तो उनका मुनाफा नहीं बनता। हम एक दूसरे को भड़काएं, हम एक दूसरे को गाली गलौज करें, फिर उससे 4 लोग और इन्वॉल्व हों, कुछ आपकी तरफ लग जाएं, कुछ मेरी तरफ लग जाएं, फिर उनसे और 100 लोगों में वो टेंशन और ये सब नेगेटिव फीलिंग्स फैलें, तो बहुत एक्टिविटी होती है। उसमें ये भी उन्होंने बताया है कि कैसे फेक न्यूज जो है वो कितने गुना ज्यादा जल्दी फैलती है सच से। तो हम टेक्नोलॉजी का इसमें जो रोल है, टेक्नोलॉजी के पीछे मुनाफे का जो मोटिव है, उसको हम प्लीज अंडर एस्टिमेट ना करें। और देखिए, एक तो मैं आई एम हैप्पी टू से कि मैं कई यंग लोगों में ये देख रही हूँ कि वो खुद एकदम अब पहचान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे, मैं मान रहा हूं कि मैं इस फोन पे एडिक्टेड हूँ, मेरी फोन की एडिक्शन हो गई है और मुझे बताओ मैं कैसे हेल्प लूं, मुझे आप थेरेपी बताओ, जो भी बताओ, क्योंकि मैं इस फोन का, ये इस हर वक्त सोशल मीडिया पे रहने का मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। ये अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत नौजवानों में मैंने देखी है। तो इसमें हम उम्मीद रखें, बट अपनी हम अवेयरनेस में ये जरूर रखें कि बहुत व्यापक, जब तक हम इस पागल दौड़, इसलिए गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा था ना कि ये पागल दौड़ है, वो तो तब कह रहे थे 30s और 40s में, तो नाउ इट इज पागल दौड़ 100,000 टाइम्स मोर। तो पागल दौड़ से तो हमें कुछ छुटकारा करवाना पड़ेगा किसी तरह, आई डोंट नो हाउ। हर इंसान को अपनी जिंदगी में वो स्पेसेस ढूंढनी पड़ेगी, जी ओनली हाँ, देन। जी हाँ, ये कहीं से इसकी शुरुआत होना बहुत जरूरी है। और जी जी हमारे लिए ये बेहतर है कि हम इस बात को सोचें कि जिस चीज को हम सही समझ रहे हैं, और उसको ये उम्मीद करने के बजाय कि दूसरा कोई करेगा, उससे पहले हम उस पर अमल करना शुरू कर दें। बिल्कुल हम बिल्कुल। मैं आखिर में ये बात कहना चाहूंगा आपके बहुत बहुत शुक्रिया के साथ कि नहीं आज नहीं, आपकी इस थोड़ी सी देर की बातों में हमारे साथ, मुझे नहीं पता कि कितने सारे लोग इसको देखेंगे और कितने सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि उन उसूलों को, उन आदर्शों को, उस सच्चाई को, उस नॉन वायलेंट सच के लिए आग्रह करने के तरीके को और मटेरियलिज्म से भागकर सच के रास्ते पर चलने के लिए यकीनन काफी लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। आपने ये कहा कि गांधी तो मटेरियल अगर आप देखें तो एक ही पैदा हुए और दुनिया से गए, लेकिन हमारे अंदर, हर एक के अंदर एक वो शख्स मौजूद है जो बहुत साधारण है, लेकिन वो बहुत असाधारण, बहुत कॉमन है, लेकिन बड़े अनकॉमन, बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता है। और जरूरी नहीं कि दुनिया के अंदर हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम का तारीख में कहीं जिक्र भी आए, लेकिन उसका असर इस दुनिया पे होता जरूर है। तो इन अल्फाज के साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि पेश करते हुए हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं।